शैतान राजा स्मेल्ट गोल्ड। कहानियों के अनुसार वो नरक में जन्मे राक्षस शैतान और एक इंसान का संकर है। उसकी साधना का आधार अविश्वसनीय है और वो प्राचीन सड़क के शीर्ष डाकुओं में से एक है जो हत्या में माहिर है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वो उत्पत्ति अभयारण्य के लिए काम कर रहा है। हो सकता है कि वो आधिकारिक तौर पर उनके साथ शामिल ना हो, लेकिन वो निश्चित रूप से उनकी ओर से यहाँ है। ठीक है, वो अब मर चुका है। मैंने सुना है कि डेविल किंग स्मेल्ट गोल्ड के पास क्लोन का एक पूरा गुच्छा है और कोई नहीं जानता कि उसका असली स्व कहाँ है। अब वो उस बुलबुले में फंस गया है और यदि आप बारीकी से देखें तो वो यहाँ क्लोन के रूप में नहीं है। यही उसका असली स्व है। वो सचमुच मरने वाला है। वहां मौजूद हर कोई जो देख रहा था उससे हैरान रह गया। बुलबुले में फंसा डेविल किंग स्मेल्ट गोल्ड तब तक बुरी तरह चिल्लाता रहा जब तक कि वो मर नहीं गया। फिर बुलबुला फीका पड़ गया और उसकी लाश जमीन पर गिर गई। जैसा कि सभी ने देखा, उन्होंने देखा कि लाश के चारों ओर सुनहरे पत्ते गिरते हुए दिखाई दे रहे थे, जो डेविल किंग स्मेल्ट गोल्ड के क्लोन थे। दूसरे शब्दों में, गड़गड़ाहट बाहर पहुंच गई थी और अपने सभी क्लोनों को अपने साथ बुलबुले में बुलाया था। वो किस प्रकार की दिव्य क्षमता थी, ये अकल्पनीय था। सरसराहट। इस बिंदु पर तलवार की रोशनी की एक तेज किरण दिखाई दी जो बिजली, हवा, बादलों और बारिश से भरी हुई थी। हालांकि शुरू में यह बताना असंभव था कि यह तलवार की रोशनी किसकी थी, लेकिन वे स्पष्ट रूप से इतने मजबूत थे कि उन्होंने डेविल किंग स्मेल्ट गोल्ड को पीछे छोड़ दिया। तलवार की रोशनी ने विल मैनिफेस्टेशन हेवन संप्रदाय के वार्डिंग मंत्र में छुरा भोंप दिया। इसे इतने नाटकीय रूप से तबाह कर दिया कि ऐसा लग रहा था कि अंदर के लोगों को जल्द ही हमले का खतरा होगा। एक कार्यघ विशेषज्ञ, एक असीम हत्यारा। ये हत्यारों के शाही महल से कोई है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वे दिखाई दिए। हर कोई कहता है कि वे बेहद रहस्यमय हत्यारों का समूह है जिन्हें कोई भी काम करने के लिए काम पर रखा जा सकता है जब तक कि आप उन्हें पर्याप्त ईश्वरता का भुगतान न करें। मैंने सुना है कि हत्यारों के शाही महल भयानक विशेषज्ञों को भी मार सकता है। कोई आश्चर्य नहीं कि वे इतने मजबूत हैं। क्या उत्पत्ति गर्भागृह ने उन्हें काम पर रखा था? तलवार की रोशनी इतनी तेजी से आगे पीछे हो रही थी कि इसकी गति को पूरी तरह से ट्रैक करना असंभव था। इसके अलावा कोई भी ये नहीं देख सकता था कि तलवार की रोशनी किसने भेजी थी। उस व्यक्ति के ट्रू सेल्फ के बिना तलवार की रोशनी से कैसे निपटा जा सकता है? फिर भी पर्लिंग गड़गड़ाना शुरू कर दिया। इतने में ही तलवार की रोशनी तलवार के आकार में परिवर्तित हो गई, जो बुलबुले के बीच में तैर रही थी और हिल नहीं सक रही थी। उस समय क्रूर हंसी सुनाई दी, साथ ही एक ऐसी आवाज़ जो कहीं से और हर जगह से आ रही थी। हत्यारों के शाही महल ने पहले ही विल मैनिफेस्टेशन हेवन संप्रदाय के सभी को मारने का काम स्वीकार कर लिया है। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आप सभी मर नहीं जाते। क्या आप लोगों को वास्तव में लगता है कि कोई जंगली जानवर आपको बचाने जा रहा है? गड़गड़ाहट। एक और बुलबुला बाहर निकल आया। सभी ने बुलबुले को गायब होते देखा। फिर केवल एक क्षण बाद ही दूर से एक चीख सुनाई दी। बुलबुला फिर से प्रकट हुआ और उसके भीतर एक उत्तम हत्यारा था जिसने पूरे काले कपड़े पहने हुए थे, जिसकी छाती पर शाही शब्द कढ़ाई था। असंभव, वो चिल्लाया संघर्ष करते हुए। मेरा असली स्व हत्यारों के शाही महल में है। तुम मेरे पास कैसे आए? तुम इंसान नहीं हो, तुम भगवान हो। उसके चेहरे पर अविश्वास का मुखौटा था। उसने चीखें छोड़ना जारी रखा जिससे हर किसी की त्वचा झुनझुनी हो गई। आखिरकार उसकी चीखें बंद हो गईं। बुलबुला गायब हो गया और उसकी लाश जमीन पर गिर गई। ठीक उसी तरह हत्यारों के शाही महल के एक शीर्ष विशेषज्ञ की हत्या कर दी गई थी। ये सच था कि हत्यारों का शाही महल एक रहस्यमयी संगठन था जो सही कीमत पर किसी की भी हत्या कर देता था। लेकिन अफवाह के अनुसार हत्यारों का राजा एक मध्य भयानक विशेषज्ञ होने के बावजूद निष्पादकों के सम्राट की हत्या करने में विफल रहा था और अंत में मारा गया था। बाद में किसी ने हत्यारों के शाही महल के बारे में फिर से कुछ नहीं सुना, लेकिन अब वे यहाँ खुले में काम कर रहे थे। इसका क्या मतलब था? इस बड़े संप्रदाय की सभा के बुलाए जाने के कारण सभी प्रकार के खतरनाक संगठन अब लकड़ी के काम से बाहर निकल रहे थे। अचानक हत्या के इरादे की दो धाराएं शून्य से निकल आईं। हत्यारों के शाही महल से किसी को मारने की हिम्मत कैसे हुई? तुम सब इसके लिए मर जाओगे। तलवार की दो धाराएं बिखाई दी। फिर भी जो कुछ हुआ वो ये था कि दो गड़गड़ाहटों की आवाज़ें सुनी जा सकती थीं। दो बुलबुले प्रकट हुए, गायब हुए, फिर से प्रकट हुए। उनके भीतर दो हत्यारे थे जो पहले ही मर चुके थे। वो बुलबुले कौन लोगों को ढूंढ सकते थे, चाहे वो कहीं भी छुपे हों? ये देखकर उपस्थित सभी लोग पूरी तरह से आतंकित हो गए। क्या लोग भगवान की दुनिया में भी छिप सकते हैं? जाहिर है नहीं। गड़गड़ाहट के हमले दूरी और यहाँ तक कि जादू संरचनाओं की सुरक्षा की पूरी तरह से अवहेलना करते थे। कोई भी उन बुलबुलों से बच नहीं सकता था।
मुश्किल से एक सांस में डेविल किंग स्मेल्ट गोल्ड के साथ 3 टॉप हत्यारे मारे गए थे। यहां तक कि अपने संप्रदाय में आत्मा के दीपक या इसी तरह की चीजें छुपाकर रखने से भी कोई फायदा नहीं होगा। उन चीजों को भी गड़गड़ाहट के बुलबुलों से बाहर खींच लिया गया था। जो कोई भी गड़गड़ाहट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता, उसे उन बुलबुलों द्वारा छीन लिया जाता, चाहे उनकी स्थिति या पहचान कुछ भी हो। अजय गड़गड़ाहट यही करने में सक्षम थी। ये क्या बकवास है, किसी ने कहा। ये बहुत मजबूत है। ये गड़गड़ाहट किसी की कल्पना से कहीं ज्यादा अजीब होती जा रही थी। आखिरकार हत्यारों के शाही महल दूर से लोगों को मारने की अपनी विशेष क्षमताओं के लिए जाना जाता है, और उन्हें डिस्ट्रक्शनलेस कासल में हत्या करने के लिए जेनेसिस सैंक्टम की स्वीकृति और मदद मिली होगी। लेकिन अंत में उस स्वीकृति और मदद से उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ और वे फिर भी गड़गड़ाहट द्वारा मारे गए। तुम बस इंतजार करो क्या, विल मैनिफेस्टेशन हेवन संप्रदाय, धमकी भरी आवाज से क्षेत्र भर गया, जैसे कि शब्द कई लोगों द्वारा बोले जा रहे हों। उपस्थित सभी लोग डर के मारे इधर उधर देखने लगे। आखिरकार हत्यारों के शाही महल का व्यापार में वापस आना अच्छी बात नहीं थी। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट, गुलाबी गड़गड़ाहट फैली, फिर बुलबुलों की एक श्रृंखला को बाहर निकाला जो लगभग तुरंत गायब हो गए। एक क्षण बाद ही चीखों की एक श्रृंखला गूंज उठी। उस जानवर को हत्या के इरादे से निशाना मत बनाओ। दुर्भाग्य से चेतावनी का रोना बहुत देर से आया था। बुलबुले फिर से प्रकट हुए, उन लोगों से भरे जिन्होंने हत्या के इरादे से गड़गड़ाहट को निशाना बनाया था। उन लोगों ने थोड़ा संघर्ष किया, लेकिन अंत में वे सभी मर गए। बुलबुले फीके पड़ गए और लाशें जमीन पर गिर गईं। इसी बीच गड़गड़ाहट हार्डली ही कुछ कर रही थी, बल्कि येडफॉल की बाहों में छटपटाने के अलावा। वास्तव में वो काफी खुश लग रही थी। सभी लोग घबराकर दूर हो गए, गड़गड़ाहट को देखने की भी हिम्मत नहीं कर रहे थे। वे सभी जानते थे कि उसकी निगाह से मिलना उनके साथ एक बुलबुले में खत्म हो सकता था। जब ये सब खत्म हुआ तो लाशों का ढेर था, ज्यादातर हत्यारों के शाही महल से। जी क्योंग उड़कर आई, अपना हाथ लहराया और लाशों को बाद में कठपुतलियों में बनाने के लिए इकट्ठा किया। इसी समय सेक्टर लॉर्ड विल मैनिफेस्टेशन अपने पैरों पर खड़े हो गए। उन्होंने अपने शौक को छुपाते हुए कहा, मुझे परवाह नहीं कि आपको क्या आदेश मिले, हत्यारों के शाही महल, यदि आप अपना सबक नहीं सीखते हैं और जिद्दी होने पर जोर देते हैं तो आप सभी अस्तित्व से मिट जाएंगे। गड़गड़ाहट के खतरे से समर्थित उनके शब्दों ने सभी को विल मैनिफेस्टेशन हेवन संप्रदाय के बारे में पहले से कहीं ज्यादा राय रखने का कारण बना दिया। और हत्यारों के शाही महल से किसी ने भी संप्रदाय के स्वामी का जवाब नहीं दिया, जिससे दर्शकों के दिलों में डर बढ़ गया। सन्नाटा छा गया। किसी ने भी विल मैनिफेस्टेशन हेवन संप्रदाय के लिए कोई समस्या पैदा करने की हिम्मत नहीं की। जहां तक उनका सवाल था, पर्लिंग एक मध्य भयानक विशेषज्ञ भी हो सकता था। स्चा जेनेसिस सैंक्टम में वापस आकर जूनियर पॉन्टिफ का शराब का प्याला उसके हाथ में चकनाचूर हो गया और उसके चेहरे पर एक विष वाली अभिव्यक्ति आ गई। ये कैसे हो सकता है? ये इतना मजबूत कैसे हो सकता है? मैंने हत्यारों के शाही महल को किराए पर लेने के लिए 10 दिव्यता के टुकड़े खर्च किए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वे असफल रहे, और देखो उनमें से कितने मर गए। मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि वे मुझे इस बात पर ब्लैकमेल करने की कोशिश करें। हम क्या करें? वो छोटा जानवर अनपेक्षित रूप से इतना भयस कैसे है? बेशक उसने एक कदम उठाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वो वास्तव में इस बात से भयभीत था कि चीजें कैसे चल रही थीं। वो जानता था कि यदि उसने हत्या के इरादे से पर्लिंग को निशाना बनाया तो वो समाप्त हो जाता, कोई उसे बचा नहीं पाता। उन्होंने इसे एक मध्य भयानक विशेषज्ञ के रूप में देखा, जिसका मतलब ये था कि उन्हें यह भी यकीन नहीं था कि उनके पिता इससे निपट सकते हैं या नहीं। क्या आप चिंतित होने लगे हैं, जूनियर पॉन्टिफ? जूनियर पॉन्टिफ ने अपना सिर घुमाया, एक युवक को आते देखकर। चौंक कर उसने कहा, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें यहां आमंत्रित नहीं किया। वो आदमी कृपालु मुस्कुराया, मैं बास्टर्ड सीक्लिफ हूं, मेरे बारे में सुना? तो आप बास्टर्ड सीक्लिफ हैं, हाउस ऑफ गॉड बास्टर्ड्स के जूनियर हाउस लॉर्ड। मुझे लगा था कि आपके म्यूएक्सी के साथ अच्छे संबंध थे। क्या आप उनके भोज में शामिल नहीं हुए? क्या मुझे मत बताओ कि गॉड ऑफ हाउस हमारे जेनेसिस सैंक्टम का विरोध करना चाहते हैं? ऐसा नहीं है, बास्टर्ड सीक्लिफ ने लापरवाही से जवाब दिया। वुडफर्न कपल पैलेस से म्यूएक्सी निश्चित रूप से मुझ पर भरोसा नहीं करती और पहले से ही मेरा विरोध करने की आकस्मिक योजनाओं पर काम कर रही है। वास्तव में मैं उसकी आंखों में देख सकता था कि वो मेरे खिलाफ साजिश रच रही है। देखो, मैं यहाँ तर्क करने नहीं आया हूँ, मुझे एक चीज चाहिए, लीग लॉर्ड बनना। क्या आपको इससे कोई परेशानी है? तुम लीग लॉर्ड बनना चाहते हो? जूनियर पॉन्टिफ ने ठंड से सूंघा। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि ये इतना आसान है? क्या होगा अगर मैं इसे आपके समय के लायक बना दूं? बास्टर्ड सीक्लिफ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं निश्चित रूप से वुडफर्न कपल पैलेस को नष्ट करने वाला हूं। म्यू रेनवांग मरने वाला है और मैं उसकी पत्नी सूसिन और उसकी पुत्री म्यू यक्सी को अपने हरम में फेंक दूंगा। ये देखते हुए कि जेनेसिस सैंक्टम में पुरुषों से भरे हुए हैं, मुझे आप में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। जूनियर पॉन्टिफ जोर से हंसने लगे।
तुम पागल हो सीक्लिफ, वुडफर्न कपल पैलेस इतनी आसानी से नहीं जाने वाला है। ये कहा कि तुम लीग लॉर्ड बनना चाहते हो तो तुम मेरे लिए एक मामला संभालते हो तो मैं तुम्हें अपनी स्वीकृति दे सकता हूँ। ओह, क्या मामला है? जाओ मेरे लिए वो गड़गड़ाहट ले आओ। जूनियर पॉन्टिफ स्पष्ट रूप से किसी को चाकू उधार देकर उनसे अपना गंदा काम करने की कोशिश कर रहा था। बास्टर्ड सीक्लिफ ने निंदाजनक रूप से हंसते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि वो जानवर कहाँ से आता है। भगवान की दुनिया में उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और इसके अलावा वो रहस्यमयी और अप्रत्याशित है। मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे पिता इसे बिना किसी अपमानजनक हार के पकड़ सकते हैं या नहीं। क्षमा करें, आपकी योजना काम करने के लिए बहुत भद्दी है। बास्टर्ड सीक्लिफ के शब्दों ने जूनियर पॉन्टिफ के दिल में डर पैदा कर दिया। वो उस आदमी का उपयोग उसके लिए अपना गंदा काम करने के लिए करने की उम्मीद कर रहा था। लेकिन कौन अनुमान लगा सकता था कि बास्टर्ड सीक्लिफ, जिसने प्राचीन सड़क के निष्पादकों के राजकुमार नोबल डेथ को काट दिया था, वो भी गड़गड़ाहट से डरेगा। ये केवल इस बात को पुष्ट करने के लिए गया कि वास्तव में वो चीज़ कितनी भयानक थी। हत्यारों के रॉयल पैलेस के लोग उबलते पानी में चींटियों के रूप में जल्दी से मर गए थे, जिसका दृश्य अभी भी जूनियर पॉन्टिफ के दिमाग में बना हुआ था। और यहाँ बास्टर्ड सीक्लिफ कह रहा था कि उसे यकीन नहीं था कि उसका अपना पिता भी गड़गड़ाहट के लिए कुछ कर सकता है। वास्तव में जूनियर पॉन्टिफ को संदेह था कि वो सच नहीं कह रहा था, क्योंकि क्या इसका मतलब ये नहीं होगा कि गड़गड़ाहट पूरी तरह से अजेय थी? और अगर विल मैनिफेस्टेशन हेवन संप्रदाय की सभा पर हावी होने जा रहा था, तो बाकी सभी को क्या हासिल हो पाएगा? हमेशा की तरह निंदक दिखते हुए बास्टर्ड सीक्लिफ ने कहा, ज़ाहिरा तौर पर आप इस तथ्य से अनजान हैं कि वुडफर्न कपल पैलेस आपके हाल के अपमान के बारे में अफवाहें फैलाने के लिए जिम्मेदार है। वो चाहते थे कि आप गड़गड़ाहट को नीचे ले जाने की कोशिश करें। उम्मीद है कि आप इस प्रक्रिया में इसके बारे में और अधिक बताएंगे। शुक्र है आप स्मार्ट हैं और विल मैनिफेस्टेशन हेवन संप्रदाय की जांच के लिए हथियारों के शाही महल को काम पर रखा है। और अब आप सच्चाई जानते हैं। ये चीज़ लोगों को बाहर खींच सकती है, चाहे वे कहीं भी छिपे हों, और उन्हें मार सकते हैं। ये मजबूत है, ये सच है, जूनियर पॉन्टिफ ने कहा। लेकिन मैं अभी भी आश्वस्त नहीं हूं कि ये अजेय है, बस अस्वाभाविक रूप से शक्तिशाली है। मैं जानना चाहता हूं कि ये वास्तव में क्या है। हालांकि जूनियर पॉन्टिफ अंततः अपने सामान्य अहंकार और दंभ को दबाने में कामयाब हो गया था, लेकिन वो मदद नहीं कर सका। लेकिन ये जोड़ा, आपका भगवान का घर वास्तव में धैर्यवान है ना? गड़गड़ाहट पर कदम उठाने की बजाय आप ये देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि चीज़ें कैसे चलती हैं। अंत में सबसे बुरा हारने वाला हथियारों का रॉयल पैलेस है। उन्हें वास्तव में कुछ भयानक हताहतों का सामना करना पड़ा। हाँ, लेकिन हथियारों का रॉयल पैलेस इस मुद्दे को सिर्फ छोड़ने नहीं देगा जूनियर पॉन्टिफ। वास्तव में यही कारण है कि मैं आपसे मिलने आया हूँ। देखते हुए कि कितने हत्यारे अभी अभी मारे गए हैं, मैं आपको बता सकता हूँ कि वो मुआवजे के लिए आपके पास आने वाले हैं। जूनियर पॉन्टिफ के चेहरे पर खून बह गया, लेकिन फिर भी वो ठंड से खर्राटे लेने में कामयाब रहा। मैंने उस ईश्वरता का भुगतान किया जो उन्होंने मांगा था। ये मेरी गलती नहीं है कि वो पर्याप्त मजबूत नहीं थे और परिणाम स्वरूप मिशन में विफल रहे। वास्तव में हमारे समझौते के अनुसार उन्हें हत्या के प्रयासों को जारी रखना चाहिए। या तो वो या मुझे मेरी ईश्वरता वापस दे दो। वो सिर्फ उस हाथ को नहीं काट सकते जो उन्हें खिलाता है। ये व्यापार करने का एक बुनियादी सिद्धांत है। व्यापार का एक बुनियादी सिद्धांत? सीक्लिफ जोर से हंसा। क्या आप नहीं जानते थे? हथियारों का शाही महल तर्क के सिद्धांतों पर काम नहीं करता है। वे अपने हथियारों को मारने के लिए विल मैनिफेस्टेशन हेवन संप्रदाय को जिम्मेदार नहीं ठहराने जा रहे हैं, वे अपने मुवक्किल को जिम्मेदार ठहराएंगे। हाँ, ये अच्छा है तो क्या? यदि वो इस तरह से अनुचित होना चाहते हैं तो मैं उत्पत्ति गर्भगृह की पूरी शक्ति का आवाहन करूंगा ताकि उन्हें अस्तित्व से मिटा दिया जा सके। उनके हथियारों का राजा पहले ही मर चुका है, प्राचीन सड़क के निष्पादकों द्वारा मारा गया। अगर बचे हुए हारे हुए लोगों को लगता है कि वो मेरे लिए समस्याएं पैदा कर सकते हैं तो ठीक है, वे सिर्फ मौत को दावत दे रहे हैं। आप जो चाहे उन्हें शाप दें, ये इस तथ्य को बदलने वाला नहीं है कि हथियारों का राजा मरा नहीं है। वास्तव में वो हाल ही में पूरी ताकत से लौटे हैं। अब घबराया हुआ? क्या? जूनियर पॉन्टिफ ने कहा। एक कंपकपी उसके माध्यम से गुजर गई। हथियारों का राजा जिंदा है? ये कैसे संभव है? मुझे लगा वो बहुत पहले मर गया था। अगर वो जिंदा है तो ये बस भयानक, बास्टर्ड सीक्लिफ ने कहा। वो हंसा। इसके बारे में सोचो। हथियारों के शाही महल से आप न डरने का एकमात्र कारण ये था कि आपको अपने पिता पर भरोसा करना था। लेकिन अगर हथियारों का राजा आपके पिता को ले लेता है तो आप दोनों एक संदेह की छाया से परे मारे जाने वाले हैं। इस बीच वुडफर्न कपल पैलेस किनारे की ओर दुबका हुआ है, बस आपके बाहर निकाले जाने का इंतजार कर रहा है।
इसके अलावा विल मैनिफेस्टेशन हेवन संप्रदाय स्पष्ट रूप से जानता है कि आप ही हैं जिन्होंने हथियारों को काम पर रखा है, जिसका मतलब ये है कि उनके पास ये आपके लिए भी है। मुझे ऐसा लगता है कि उत्पत्ति गर्भगृह नष्ट होने के लिए अभिशप्त है। आप, उन्होंने बोला, और फिर वो बहुत देर तक वहीं बैठा रहा। अंत में उन्होंने कहा, तो यहाँ क्या बात है? क्या आप मेरे साथ टीम अप करना चाहते हैं? आप लीग लॉर्ड के स्थान के लिए अपनी बोली में मेरा समर्थन चाहते हैं? यदि हाँ, तो मुझे कुछ लाभ होगा। आप क्या पेश कर रहे हैं? मैं क्या दे रहा हूँ? हथियारों के रॉयल पैलेस से निपटने में आपकी मदद करने के लिए एक बात के लिए मैं आपको सुरक्षित रखूंगा। आपको बस इतना करना है कि लीग लॉर्ड के लिए मेरी बोली का समर्थन करें। आपको कैसे पता कि आप इसे खींच सकते हैं? सरल है, मैं उन्हें ये सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त ईश्वरता दूंगा ताकि वो आपके लिए कोई परेशानी का कारण न बने। अंत में वे लाभ के लिए काम करते हैं। बाय द वे, मैं वुडफर्न कपल पैलेस से निपटने में भी आपकी मदद कर सकता हूँ। ये बुरा प्रस्ताव नहीं है, लेकिन मुझे और की आवश्यकता है। अगर मैं आपका समर्थन करता हूँ तो इसमें संभवतः मेरे पिता को पार करना शामिल होगा। वे बहुत भयानक विशेषज्ञ हैं और आपसे कमज़ोर नहीं हैं। इसके अलावा उत्पत्ति अभयारण्य में बहुत सारे अन्य शक्तिशाली पुराने ज़माने के लोग हैं, इसलिए ऐसा नहीं है कि मैं इतना महत्वपूर्ण हूँ। ठीक है, इस डिस्टिलर के खमीर को ले जाओ। मुझे यकीन है कि आप महसूस करते हैं कि ये कितना मूल्यवान है। हालांकि मेरे पास इसका ज़्यादा उपयोग नहीं है। जब बास्टर्ड सीक्लिफ ने उसी डिस्टिलर के खमीर का उत्पादन किया जो उसने वुडफर्न कपल पैलेस के भोज से लिया था, तो जूनियर पॉन्टिफ की आंखें अचानक तेज़ रोशनी से चमक उठीं। ठीक है, मैं आपको लीग लॉर्ड बनने का वादा करता हूँ, तो फिर एक शपथ की शपथ खाओ, बास्टर्ड सीक्लिफ ने कहा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको केवल आपके शब्द के आधार पर ये डिस्टिलर का खमीर देने जा रहा हूँ। ठीक है, अपना गला साफ करते हुए जूनियर पॉन्टिफ ने जारी रखा, मैं इसकी शपथ लेता हूँ कि यदि आप मुझे ये डिस्टिलर का खमीर देते हैं और मैं आपको लीग लॉर्ड बनने में मदद नहीं करता, तो मैं मर जाऊंगा और कभी भी ठीक से दफनाया नहीं जाऊंगा। हालांकि आप किसी भी प्रतिद्वंदी को निपटने के लिए जिम्मेदार हैं। मैंने सुना है कि वुडफर्न कपल पैलेस विल मैनिफेस्टेशन हेवन संप्रदाय और स्टार स्वॉर्ड लाइफ के जूनियर संप्रदाय को तैयार कर रहा है। अगर वे आप पर आक्रमण करते हैं तो इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं होगा। क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? बास्टर्ड सीक्लिफ ने ठंडे स्वर में कहा। डिस्टिलर के खमीर को उछालते हुए उसने कहा, आपको लगता है कि मैं उनकी तरह चींटियों के बारे में चिंतित हूँ? अपनी शपथ याद रखें। मुझे पता है कि कुछ लोग अपनी शपथ को गंभीरता से नहीं लेते हैं, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि यदि आप अपने वचन से पीछे हटते हैं तो शपथ देर सवेर सच हो जाएगी। इसके साथ ही वो हवा में गायब हो गया। जब जूनियर पॉन्टिफ को यकीन हो गया कि वो चला गया है तो उसने थूका, मदरफकिंग अधे, क्या आपको लगता है कि मुझे शपथ की परवाह है? आपको नहीं पता कि मैंने अपने जीवन में कितनी शपथें ली हैं और मैं कभी भी अपना वचन नहीं निभाता हूँ, लेकिन कोई भी इसके बारे में एक भी काम नहीं कर पाया है। आपने वास्तव में मुझ पर भरोसा किया, डिकहेड? देखते हुए कि आप कितनी आसानी से मूर्ख बन जाते हैं, तो आपको मारना बिल्कुल भी कठिन नहीं होगा। डिस्टिलर के खमीर को देखते हुए उन्होंने कहा, इसमें निश्चित रूप से कुछ प्रबल वार्डिंग मंत्र रखा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं इससे छुटकारा नहीं पा सकता। आपने उत्पत्ति गर्भगृह को कम आंका है। इस डिस्टिलर के खमीर की शक्ति और हमारे द्वारा यहाँ बनाई जाने वाली स्पिरिट दवाओं के साथ मैं अपने कल्टीवेशन के आधार को नेक्स्ट लेवल पर धकेलने वाला हूँ। सही अवसर के साथ मैं आसानी से मध्य भयानक स्तर पर कदम रख पाऊंगा। इसके साथ ही वो उत्पत्ति गर्भगृह की गहराइयों में गायब हो गया। वुडफर्न कपल पैलेस के एक गुप्त कमरे में म्यू रैनवांग और सूशिन अपना ध्यान 3 दिशाओं में विभाजित कर रहे थे। सबसे पहले 18 गॉड पावर के बीच, दूसरा महात्मा जेड और तीसरा विल मैनिफेस्टेशन हेवन संप्रदाय और गड़गड़ाहट के साथ चलने वाली घटनाएं। डेविल किंग स्मेल्ट गोल्ड और रॉयल पैलेस ऑफ असैसिन्स के विशेषज्ञ गड़गड़ाहट के बुलबुले से मारे जाने के बाद उन्होंने चौंकाने वाली नज़रों का आदान प्रदान किया। ये कैसे हो सकता है? म्यू रैनवांग ने कहा, शक्ति का वो स्तर, वे हत्यारे अपने आक्रमणों से अंतरिक्ष में छेद करते हैं। उनका असली रूप निश्चित रूप से रॉयल पैलेस ऑफ असैसिन्स में वापस आ गया था। अगर वे हमें इस तरह से मारने की कोशिश करते तो हम वापस हमला करने के लिए एक स्थानिक अवरोधन तकनीक का उपयोग करने में सक्षम हो सकते थे, लेकिन हम उन्हें अपने स्थान पर खींचने में कभी भी सक्षम नहीं होते। इस प्रकार की शक्ति अकल्पनीय है। दुश्मनों पर हमला करने के लिए अंतरिक्ष में छेद करना कुछ ऐसा था जो मध्य भयानक विशेषज्ञ बड़े ही प्रयास से कर सकते थे, लेकिन भौतिक वस्तुओं को किसी अन्य स्थान से अपने स्थान पर खींचना उच्च स्तर की शक्ति थी जो उनसे पूरी तरह से परे थी। दूसरे शब्दों में, गड़गड़ाहट में ऐसी शक्तियां थीं जो उन्हें पूरी तरह से असहाय बना सकती थीं। क्या वो चीज़ वास्तव में अजेय है? सूशिन ने कहा, यह बुरा है। हमें उस बच्चे को जल्द से जल्द मारना चाहिए। यदि वो विल मैनिफेस्टेशन हेवन संप्रदाय के साथ फिर से जुड़ जाता है तो हम इसे कभी नहीं खींच पाएंगे।
ये सही है, म्यू रैनवांग ने सिर हिलाया। हालांकि मुझे लगता है कि हम इस समय सुरक्षित हैं। बच्चे को हमारा विरोध करने में कोई दिलचस्पी नहीं है और वो हमारा प्यादा बनने के लिए भी तैयार है। वास्तव में मौजूदा स्थितियों में उसे मारना उचित नहीं होगा। इसके अलावा हमने किसी भी गलत विचार को महसूस नहीं किया जबकि वो अपनी खेती पर काम कर रहा था। यदि वो हमारे खिलाफ कोई साजिश कर रहा होता तो हार्ट लिंकिंग हेक्स हमें सूचित कर देता। सच है, हमें अपने प्यादे को इतनी बेरहमी से नहीं फेंकना चाहिए। इसके अलावा गड़गड़ाहट को आक्रामक हथियार के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है। ये केवल अपने मालिक की रक्षा करता है। जब तक कि हम उस लड़की को धमकी देने वाला कुछ नहीं करते तब तक हम ठीक रहेंगे। इसके अलावा उस जानवर की शक्ति इतनी स्वर्ग विरोधी है कि ये एक पूर्व निश्चय है कि स्वर्ग का दाव अंततः इसे बंधित करने के लिए कुछ करेगा। ये बिल्कुल सही है, म्यू रैनवांग ने कहा। अभी हमारा मुख्य ध्यान म्यू यक्सी को मध्य भयानिक स्तर पर ले जाना चाहिए। हम तीनों एक साथ काम कर रहे हैं तो स्वर्ग के नीचे कौन पॉसिबली हमारी अवहेलना कर सकता है। आओ इसे फिर से आजमाएं और आशा करते हैं कि हम सफल होंगे। हम इन 18 गॉड पावर के बीजों को साफ करने का हर संभव प्रयास करेंगे। बाद में हमें महान शमशान के बारे में और भी अधिक ज्ञान होना चाहिए, जिससे हमारी ऊर्जा कलाएं और खेती के आधार आगे बढ़ेंगे। हुम्फ, उस हुआंगफू जेनेसिस को पता नहीं है कि हम अब कितने शक्तिशाली हैं। जब उसे पता चलेगा तो ये एक बड़ा आश्चर्य होगा। हुआंगफू जेनेसिस इतने सालों से हमारा दुश्मन रहा है, ये निश्चित रूप से उसे मारने का समय है। इस बीच छोटू ने अपनी आंखें खोली। अविश्वसनीय, उसने सोचा। गड़गड़ाहट बहुत मजबूत है। ये वास्तव में विरोधियों को पकड़ने के लिए अंतरिक्ष में छेद कर सकता है। इसने अंतरिक्ष के जादुई नियमों और प्रतिबंधों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं उन क्षमताओं में से कुछ को भी उठा सकता हूं। छोटू करीब से देख रहा था क्योंकि हत्यारों के रॉयल पैलेस के विशेषज्ञों को पकड़ने के लिए अंतरिक्ष में गड़गड़ाहट हो रही थी। वो शुरू से ही गड़गड़ाहट में शामिल था। आखिरकार वो वही था जिसने जेड फॉल को चीनी मिट्टी के बर्तन गॉडस्पोर को खोलने में मदद की थी, जिसमें ये शामिल था, एक प्रक्रिया जो वर्षों से चली आ रही थी। जाहिर है गड़गड़ाहट ने उसकी आभा को पहचान लिया और उसके साथ एक दोस्त की तरह व्यवहार किया। वास्तव में एकमात्र व्यक्ति जिसके वो करीब था वो खुद जेड फॉल था। उसके कारण छोटू को विश्वास था कि गड़गड़ाहट उसे चोट नहीं पहुंचाएगी या मारने वाली नहीं होगी। अगर कुछ भी हो तो उसके साथ खेलने में मजा आता था। इसके अलावा गड़गड़ाहट के साथ उनके संबंध ने उनके लिए परफेक्ट गॉड आर्ट का गहरा ज्ञान प्राप्त करना संभव बना दिया था। वो एक भाग्यहीन व्यक्ति था और उसने शाश्वत और भाग्यवान रक्त भी प्राप्त किया था। और ग्रेट नेक्रोपोलिस में अपने समय के दौरान उन्होंने 3000 संविधानों में से दूसरों से रक्त एकत्र किया था, जिसे उन्होंने परिष्कृत भी किया और अपने खून में जोड़ा था। परिणाम स्वरूप उसका रक्त एक ईश्वर के लहू की तरह होता जा रहा था। उस सब के कारण वो कुछ अनोखे में बदल रहा था, कुछ अन्य सभी प्राणियों से श्रेष्ठ। यहां तक कि किंग इमॉर्टल स्लेयर ने भी ऐसा कुछ नहीं किया था। इन सभी वर्षों में छोटू जैसा भाग्यहीन कभी नहीं हुआ। बेशक फिलहाल ये ज्ञात नहीं था कि प्राउड हेवन के पास किस तरह का खून था या आदिम युग से गॉड लीजन सील का वाहक। जैसे जैसे उसके रक्त की शक्ति जागृत हुई, छोटू भी महान कब्रिस्तान की ईश्वर शक्ति का ज्ञान प्राप्त कर रहा था और वास्तव में एक उत्तराधिकारी बन गया था। परफेक्ट गॉड आर्ट की अतिरिक्त शक्तियों के साथ ये कहना असंभव था कि वो कितना शक्तिशाली था या बन जाएगा। ये विशेष रूप से सच था यदि वो अंतरिक्ष के माध्यम से इस तरह से छेद कर सकता था जिस तरह से गड़गड़ाहट कर सकता था। छोटू एक बार फिर आत्मज्ञान की समाधि में डूब गया जब उसने अपनी शुद्ध ईश्वर कला को बेहतर बनाने की कोशिश की। जाहिर है अगर वो इस क्षमता में महारत हासिल कर सकता है तो ये बुद्ध गोज टू अ स्ट्रेंज वर्ल्ड या ऐसी अन्य दिव्य क्षमताओं से काफी बेहतर होगा। इसके साथ और असंख्य वर्ल्ड्स मोनार्क चार्ट की शक्तियों के साथ ये पूरी तरह से संभव था कि वो इसमें 18 ईश्वरीय बीजों के साथ बॉक्स पर अपना हाथ रख सके। यदि वो उन बीजों का सेवन करता तो उसकी खेती का आधार निश्चित रूप से भयानक स्तर तक पहुंच जाता और उसका मानसिक पैमाना कम से कम 99 तक पहुंच जाता। उस समय उसकी लड़ाई की क्षमता सिर्फ बास्टर्ड सीक्लिफ के बराबर नहीं होती, वो शायद उससे उस बिंदु तक आगे निकल जाती जहां वो इस तरह से 2 लोगों से लड़ सकता था। बेशक अपने परफेक्ट गॉड आर्ट को आगे बढ़ाने से उसे ग्रेट नेक्रोपोलिस की और अधिक ईश्वर शक्ति तक पहुंच भी मिलेगी। मुझे वास्तव में इस शाही जोड़े का धन्यवाद देने की जरूरत है, उसने सोचा। उनके बिना आग में घी नहीं डालने के बिना हत्यारों का रॉयल पैलेस शामिल नहीं होता और गड़गड़ाहट ने उस क्षमता का उपयोग नहीं किया होता। लेकिन अब जब मुझे इस बारे में पता चल गया है तो मैं आत्मज्ञान की तलाश कर सकता हूं और उम्मीद है कि उच्च स्तर तक पहुंच सकता हूं। हालांकि उसकी असली ऊर्जा परिवर्तन में उबल रही थी, लेकिन उसे देखकर ही ये देखना संभव नहीं था। म्यू येक्सी ने उसे सोच विचार से देखा, अनिश्चित था कि वो वास्तव में क्या कर रहा था। कहा गया कि उसने हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं की और बस अपनी खेती पर ध्यान केंद्रित किया।
हालांकि उसकी रहस्यमयी कलाएं शक्तिशाली थीं, अगर वो बास्टर्ड सीक्लिफ से लड़ती तो उसे लड़ाई को ड्रॉ में समाप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ता। बेशक वो बता सकती थी कि छोटू कुछ गहन पर काम कर रहा था, लेकिन नरक को कुचलने वाले गॉड मैमथ की ताकत के लिए उसके पास और अधिक जानकारी प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं था। जैसे छोटू परफेक्ट गॉड आर्ट के साथ काम कर रहा था, वो अंततः उस शून्यता की स्थिति में पहुंच गया जिसमें वो पूरी तरह से सर्वशक्तिमान महसूस कर रहा था, एक देवता की तरह जिसने गॉड की दुनिया को पार कर लिया था। उस समय उसके कदम का आधार और भी गहन और अजेय स्तर पर पहुंच गया। इसी समय उसके भीतर बुलबुले दिखाई दिए। उसका मन इतनी अपार शक्ति से भर गया था कि पहले कि वो महसूस करता कि क्या हो रहा है, उसका मानसिक पैमाना 5 अंकों पर चढ़ गया। अब वो कुल 35 वर्ष का था, जिसने बदले में उसे अंतरिक्ष और समय और इसकी जटिलताओं के बारे में अधिक ज्ञान प्राप्त करने की अनुमति दे दी। तुरंत उनकी सभ्यता स्थापन, ग्रैंड मैजिक और इंपीरियल हेवन पूर्व शुरुआत शक्तियां एक नए स्तर पर पहुंच गईं। मानसिक पैमाने पर 5 अंक नीचे देखने के लिए कुछ नहीं था। कुछ लोग अपने मानसिक पैमाने में कभी जीवन भर में इतना सुधार नहीं करेंगे। जिन्होंने ऐसा किया वो ऐसा करने से पहले 50 अरब वर्ष बिता सकते थे, लेकिन छोटू ने पलक झपकते ही ऐसा कर दिया। जैसा कि उसने किया, उसके पास जो ईश्वर शक्ति के बीज थे वो और भी तेजी से पिघलने लगे और कब्रिस्तान की ईश्वर शक्ति उसकी सच्ची ऊर्जा के साथ पूरी तरह से जुड़ गई, सभी अशुद्धियों या दुष्प्रभावों के बिना। अब तक वो ग्रेट नेक्रोपोनिस की ईश्वर शक्ति को उतनी ही आसानी से अंदर ले सकता था जितनी आसानी से एक साधारण मर्श्वत हेवन और पृथ्वी की आत्मा ऊर्जा में सांस ले सकता है। वो अब अन्य सामान्य उत्तराधिकारियों से भी अधिक मजबूत था। इसका कारण ये था कि वो केवल दूसरे को विरासत में लेने के बजाय अपनी सिस्टम की स्थापना कर रहा था। वो परफेक्ट गॉड आर्ट के कई पूर्ण चक्रों से गुजरा और उसने पाया कि नरक को कुचलने वाले गॉड मैमथ की उसकी ताकत और अदूषित बदन दोनों को लाभ हो रहा है, जैसे कि यिन और यांग बातचीत करेंगे। ग्रेट नेक्रोपोलिस गॉड पावर उस टावर को बनाने के लिए आवश्यक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह बन रही थी जो परफेक्ट गॉड आर्ट थी। अचानक छोटू को महसूस हुआ जैसे उसके भीतर के बुलबुले प्रारंभिक पूर्णता की स्थिति में पहुंच रहे हैं। वास्तव में उसने महसूस किया कि यदि वो चाहता तो वो हार्ट लिंकिंग हेक्स पर एक बुलबुले का उपयोग करके उसे पूरी तरह से नष्ट कर सकता था। बेशक वो ये विचार नहीं करेगा कि वो हार्ट लिंकिंग हेक्स का उपयोग शाही जोड़े की जासूसी के लिए कर सकता है। म्यू रेनवांग और सूशिन 18 गॉड पावर बीजों के साथ अपना काम जारी रख रहे थे, जो इस बिंदु तक अदुर्भाग्य से लगभग पूरी तरह से साफ हो चुके थे और अब जीवन से धड़क रहे थे। जब छोटू ने ये देखा तो उसने अपनी मानसिक शक्ति का निर्माण करना शुरू किया। उसकी योजनाएं अब पूरी हो रही थीं और वो वर्तमान में पहले से कहीं अधिक मजबूत था। ये उसे तब याद दिलाता है जब उसने और आर्कमंक धर्म ट्रेजरी ने महात्मा जेट चुराया था, सिवाय इसके कि वो अब पहले की तुलना में काफी मजबूत था और उसे किसी बाहरी मदद की आवश्यकता नहीं थी। जिस क्षण उसने परफेक्ट गॉड आर्ट से आवश्यक ज्ञान प्राप्त किया, छोटू ने अपनी आंखें खोली। ये महसूस करते हुए कि कुछ हुआ है, म्यू येक्सी ने उसकी ओर देखा। तुम क्या कर रहे हो छोटू? उसने गुस्से के तुर में कहा। हालांकि जब उसके शब्द हवा में लटके हुए थे, तब भी छोटू ने एक बुलबुला छोड़ा जिसने तुरंत उसे घेर लिया और उसके लिए हिलना डुलना असंभव कर दिया। गुप्त कक्ष में म्यू रेनवांग और सूशिन दोनों कांप गए। ये बुरा है, सूशिन ने कहा। क्या येक्सी को कुछ हुआ है? वो दोनों अपने पैरों पर खड़े हो गए। उनके चेहरे पर गुस्से के भाव थे जब उन्होंने 18 गॉड पावर बीजों के साथ अपना काम छोड़ दिया था। धन धड़न, बॉक्स जमीन पर गिर गया। सरसराहट, एक भंवर खुला जो असंख्य विश्व सम्राट चार्ट की ओर जाता है और शक्ति का एक जंगली विस्फोट शाही जोड़े में टकराया। ये देखते हुए कि वो दोनों मध्य भयानक विशेषज्ञ थे, उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि क्या हो रहा है। हम पर कोई हमला कर रहा है? कौन है? कौन मारना चाहता है? ये असंख्य विश्व सम्राट चार्ट है। वो दोनों अपनी हथेलियां बाहर निकालते हैं और भंवर से टकराते हैं, जिससे वो पूरी तरह से दूर हो जाता है। अंदर अमर हत्या करने वाले क्लोन को पीछे की ओर उड़ता हुआ भेजा गया। उसके मुंह से खून निकल रहा था। शुक्र है कि उसके पास चार्ट की शक्ति ही उसका समर्थन कर रही थी, अन्यथा वो अस्तित्व से बाहर हो गया होता। म्यू रेनवांग और सूशिन स्पष्ट रूप से अपने मुक्के नहीं खींच रहे थे। दुर्भाग्य उनके लिए था कि लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। 2 बुलबुले दिखाई दिए, तुरंत उन्हें फांसने के लिए आगे बढ़े। गड़गड़ाहट के बुलबुले, उनके चेहरे डर और शौक के मुखड़े थे। उन्होंने बुलबुलों को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि वो सफल हुए और बुलबुले उन तक पहुंचने से पहले अस्तित्व से बाहर हो गए। लेकिन ये उस समय था जब उन्हें एहसास हुआ कि एक तीसरा बुलबुला मौजूद था और वो पहले से ही जमीन पर येट बॉक्स तक पहुंच चुका था। इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, बुलबुला गायब हो गया। धिक्कार है, ये बुलबुले इतने कमजोर कैसे हो गए? यहाँ वास्तव में क्या हो रहा है? रुको, मुझे पता है, ये शापित बच्चा परेशानी पैदा कर रहा है। मरो। वो दोनों गुस्से में थे। उनमें से किसी ने भी ये भविष्यवाणी नहीं की थी कि छोटू ने उन्हें इस तरह से खेला होगा।
और अभी वो केवल एक ही चीज करना चाहते थे, वो उसे टुकड़े टुकड़े करना चाहते थे। वो गायब हो गए, उस हॉल में फिर से प्रकट हुए जिन्होंने उन्हें छोटू को छोड़ा था। वहां उन्होंने अपनी बेटी म्यू येक्सी को एक बुलबुले में देखा जिसके ठीक बगल में छोटू था। एक हाथ उसकी कमर के चारों ओर लिपटा हुआ, दूसरे हाथ में गॉड पावर बीज का डिब्बा था। अपना हाथ वहीं रहने दो बच्चा, म्यू रेनवांग ने चिल्लाया। क्या तुम जानते हो कि तुमने क्या किया है? उसने अपना हाथ काट लिया, लेकिन छोटू ने म्यू येक्सी को उसके सामने स्थानांतरित कर दिया, जिससे म्यू रेनवांग को अपना हाथ वापस खींचना पड़ा। इससे पहले कि कुछ और हो पाता, छोटू ने गॉड पावर बीज अपने मुंह में डाल लिए। बगल में सूशिन ने हार्ट लिंकिंग हेक्स को एक्टिवेट करने की कोशिश की, लेकिन बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा हार्ट लिंकिंग हेक्स कोई अच्छा करेगा? छोटू ने हंसते हुए कहा, और उसके पीछे एक भंवर दिखाई दिया जो अपार शक्ति से स्पंदित हो रहा था। तुम्हारे पास असंख्य विश्व सम्राट चार्ट है, म्यू रेनवांग ने कहा। बिल्कुल, और मैंने हाल ही में एक नई क्षमता हासिल की। अपनी उंगली को झटकते हुए एक बुलबुला दिखाई दिया जिसके भीतर हार्ट लिंकिंग हेक्स था। ये देखते हुए कि तुमने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया है, क्या तुमने सचमुच सोचा कि मैं तुम्हें हुक से मुक्त कर दूंगा? क्या सोचते हो? मैंने अभी अभी 18 गॉड पावर बीजों का सेवन किया है जिन्हें तुमने शुद्ध करने के लिए इतनी मेहनत की है। मैं पहले से ही मजबूत होना शुरू कर रहा हूं, और मैं पहले से ही उस बिंदु पर आ गया हूं जहां तुम मुझे मार नहीं सकते। और मेरी बेटी यहीं पर है। यदि तुम उसे मरता हुआ देखना चाहते हो तो आगे बढ़ो और एक कदम उठाओ। छोटू आखिरकार सफल हो गया था, और उसकी सावधानी से रखी गई योजनाएं पूरी तरह से चल रही थीं। म्यू रेनवांग और सूशिन इतने अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे कि अगर छोटू ने चरवाहे से महात्मा जेड चुराने से मूल्यवान अनुभव प्राप्त नहीं किया होता तो वो कभी सफल नहीं होता। ना ही वो सफल होता अगर उन्होंने उस पर हार्ट लिंकिंग हेक्स नहीं किया होता। और अगर ये हत्यारों के रॉयल पैलेस के लिए विल मैनिफेस्टेशन हेवन संप्रदाय को निकालने की कोशिश नहीं कर रहा होता तो गड़गड़ाहट ने कभी अपनी क्षमता का खुलासा नहीं किया होता, और छोटू ने कभी परफेक्ट गॉड आर्ट का और ज्ञान प्राप्त नहीं किया होता। उस स्थिति में वो भी असफल हो जाता। एक अन्य कारक ये था कि शाही जोड़े ने छोटू पर नजर रखने के लिए म्यू येक्सी को पीछे छोड़ दिया था, जिससे उसे पूर्ण बंधक बना लिया गया था। और अगर शाही जोड़े ने उसे अपने 18 ईश्वरीय बीजों का खुलासा नहीं किया होता तो छोटू के पास उसे हेरफेर करने की अपनी योजना के साथ जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। ऐसे कई कारक थे जो सभी उनके पक्ष में पूरी तरह से खेले थे। अंत में ये शाही जोड़े का मिलीभगत और दबंग रवैया था, और छोटू को कठपुतली में बदलने पर उनका जिद था, जिसने सुनिश्चित किया कि सब कुछ इस तरह से हो गया था। यदि उन्होंने उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया होता जैसा कि विल मैनिफेस्टेशन हेवन संप्रदाय ने किया था, उसका समर्थन किया था और अच्छे इरादों के साथ उसकी मदद की थी, तो परिणाम स्वरूप उन्हें बहुत लाभ हो सकता था। दुर्भाग्य से मध्य भयानक विशेषज्ञों के रूप में जो भगवान की दुनिया में जीवित रह सकते थे, उनका मानना था कि वे पुरानी अभिव्यक्ति के अनुसार छोटू से निपटने की आवश्यकता के बिंदु से आगे निकल गए थे। गुणी पुरुषों के साथ विनम्र व्यवहार करते हैं और विद्वानों के साथ सम्मान करते हैं। उनके लिए दुख की बात ये थी कि वे हार गए थे और अब छोटू के नियंत्रण में थे। उनकी बेटी का जीवन उनके हाथों में था और वे जानते थे कि उन्हें बहुत सावधान रहना होगा। अब जब उसने 18 ईश्वर शक्ति के बीजों का सेवन कर लिया था तो म्यू रेनवांग देख सकता था कि छोटू की खेती का आधार रहस्यमय रूप से ऊंचा था, और वो एक ऐसी ऊर्जा के साथ स्पंदित हो रहा था जो आकाश को हिला सकती थी और पृथ्वी को गिरा सकती थी। अचानक म्यू रेनवांग को उसे मारने में सक्षम होने का भरोसा नहीं था। तुमने हमारी बेटी का इस्तेमाल हमें धमकाने की कैसे की? तुम जानवर हो। अपना ब्लेड नीचे करो और बुद्ध बनो छोटू, सूशिन ने कहा। हमारी बेटी को जाने दो और पश्चाताप में अपने घुटनों पर बैठ जाओ। यही एकमात्र तरीका है जिससे आप इस स्थिति से जीवित बाहर निकल पाएंगे, समझे? क्या आपको एहसास है कि आपने क्या किया है? हमने आपकी मदद की, हमने आपको एक उत्तराधिकारी भी बना दिया है, लेकिन जैसा कि ये पता चला है, आपके पास एक जंगली भेड़िए की महत्वाकांक्षा है, और जैसे ही आपने कुछ ऊर्जा कला प्रगति की, आपने हमें हमारी बेटी के जीवन के साथ धमकी दी। क्या आप अपने संप्रदाय का सफाया करने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे विल मैनिफेस्टेशन हेवन संप्रदाय संभवतः हमारे रोष के सामने खड़ा हो सके। हालांकि सूशिन छोटू की धार्मिकता की भावना को आकर्षित करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो किसी भी समय घातक हमला करने के लिए तैयार थी। जवाब में छोटू उनके चेहरे पर हंस पड़ा।
जिस तरह से आप दोनों बात करते हैं, ऐसा लगता है कि मैं सार्वजनिक रूप से अपना चेहरा दिखाने के लिए बहुत बेशर्म हूँ। मुझे पता है कि आप मुझ पर हमला करने की योजना बना रहे हैं सुशिन, और मैं गारंटी देता हूं कि यदि आप ऐसा करते हैं तो मैं आपकी बेटी को इतने टुकड़ों में फाड़ दूंगा कि आप उसे कभी भी वापस एक साथ नहीं रख पाएंगे। आगे बढ़ो और मेरे संकल्प का परीक्षण करो अगर आपका मन करता है। मुझे परवाह नहीं है। सबसे खराब स्थिति में मैं बस असंख्य वर्ल्ड्स मोनार्क चार्ट में छिप जाता हूं, जहां आप कभी भी मेरे पास नहीं पहुंच पाएंगे। आप सुशिन अपने सच्चे इरादों को इतनी लापरवाही से बोलने से गुस्से से थूक पड़ी। साथ ही इससे उसे एहसास हुआ कि छोटू जितना उसने महसूस किया था उससे ज्यादा होशियार और अधिक अनुभवी था, ना कि उस तरह का अपरिपक्व बच्चा जिसे आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता था। क्या आप जानते हैं कि मैंने अपने पूरे जीवन में खुद को कितनी खतरनाक स्थितियों में पाया है? उन्होंने पूछा। अब तक मैं हर तरह की चालाक साजिश और साजिश के माध्यम से देख सकता हूं। आप दोनों ने मुझे कठपुतली लीग लॉर्ड बनाने की योजना बनाई थी, जब तक कि मुझे मारने में समय लगे। आपको लगता है मुझे इसका एहसास नहीं हुआ? मुझे सब कुछ पता है जो आप योजना बना रहे हैं, हार्ट लिंकिंग हेक्स के तहत। वो अंधेरे से मुस्कुराया। असंभव, सुशिन चिल्लाया। दिल को जोड़ने वाला हेक्स बहुत गहरा है। आप इसका उपयोग हमारी जासूसी करने के लिए कैसे कर सकते हैं? मैं क्यों नहीं कर सकता? वैसे मुझे पता है कि आप ही थे जिन्होंने जूनियर पॉन्टिफ के साथ मैंने जो किया उसके बारे में प्रचार किया, और आप जानते थे कि वो विल मैनिफेस्टेशन हेवन संप्रदाय को हटाने के लिए हमलावरों के शाही महल को किराए पर लेगा। आप चाहते थे कि ऐसा हो ताकि आप गरज के बारे में और ज्यादा जान सकें। यदि ये काफी कमजोर निकला तो आप मेरे संप्रदाय को नष्ट होते देखकर बहुत खुश होते। आपने दावा किया था कि आप मेरी और मेरे संप्रदाय की भी रक्षा करेंगे, है ना? लेकिन ना केवल आपने ऐसा नहीं किया, आपने वास्तव में मेरे खिलाफ साजिश रची। आप किस प्रकार के लोग हैं? क्या आप वास्तव में चाहते थे कि मैं आपको मारने के लिए तैयार हो जाऊं? सच कहा जाए तो छोटू समय खरीदने के लिए एकालाप कर रहा था, क्योंकि वो अपने भीतर 18 ईश्वर शक्ति के बीजों को आत्मसात करने का इंतजार कर रहा था। तुम बहुत चालाक और विश्वासघाती हो लड़के, म्यूरेनवांग ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा। दुख की बात यह है कि आप बहुत लालची हैं। अब जबकि आपने 18 गॉड पावर बीजों का सेवन कर लिया है, आपके अंतड़ी सच्ची ऊर्जा से भर रही हैं, और ग्रेट नेक्रोपोलिस गॉड पावर के कारण होने वाली अस्थिरता आपको थोड़े समय में विस्फोट करने का कारण बनाएगी। क्या आपने वास्तव में सोचा था कि हमें आपसे खतरा महसूस होगा? छोटू ने ठंडी आहट सूंघी। क्या आप इसके बारे में निश्चित हैं? क्या आप निश्चित हैं कि मैं इस शक्ति को आत्मसात नहीं कर सकता? देखिए, मैं ग्रेट नेक्रोपोलिस गॉड पावर के साथ काफी अनुभवी हूं। मुझे पता है कि यदि आप किसी तरह गरज को निपटने में सक्षम हो जाते हैं तो आप आसानी से मेरे संप्रदाय का सफाया कर सकते हैं। लेकिन मेरा विश्वास करें, यदि आप थोड़ा सा भी गलत कदम उठाते हैं तो आपको पछताना पड़ेगा। यह तक कि जब वो बोल रहा था उसकी ऊर्जा पूरी तरह से स्थिर हो गई थी, जिससे शाही जोड़े को फिर से पकड़ लिया गया था। वे फूलदान टूटने के डर से चूहे को मारने में हिचकिचा रहे थे। आखिरकार उनकी बेटी अभी भी इस नए दुश्मन के हाथों में थी। मैं कभी अनुमान नहीं कर सकता था कि तुम इतने क्रूर होगे छोटू, म्यू येक्सी ने कहा। उसकी आंखें गुस्से से चमक रही थीं। हो सकता है कि तुमने मुझे आश्चर्य के क्षण में पकड़ लिया हो, लेकिन क्या तुम वास्तव में सोचते हो कि तुम्हारी साधना का आधार पूरे वुडफर्न युगल पैलेस को धता देने के लिए पर्याप्त मजबूत है? ये उस पर नहीं खोया था कि वो वही थी जिसने भेड़िए को अपने घर में आमंत्रित किया था। क्या तुम ठीक हो बेटी? सुशिन ने पूछा। उन्होंने मुझे पूरी तरह से बंद कर दिया है। उनका साधना का आधार इतना मजबूत है कि मैं संघर्ष भी नहीं कर सकता। वो किसी प्रकार की दिव्य क्षमता का उपयोग कर रहे हैं जो हमारी दो आत्माओं को एक साथ जोड़ती है। दूसरे शब्दों में, यदि आप उन पर हमला करते हैं तो नुकसान मुझे होगा। ये कौन सी ऊर्जा कला है? मेरी इंपीरियल हेवन प्री बिगिनिंग शक्तियाँ, छोटू ने जवाब दिया। मुझे संदेह है कि आपने उनके बारे में सुना होगा, लेकिन अभी ये महत्वपूर्ण नहीं है। हम बातचीत क्यों नहीं शुरू करते? आखिरकार मुझे नहीं लगता कि हम उस बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां हम अपने मतभेदों को समाप्त नहीं कर सकते। आप अभी भी चाहते हैं कि मैं जेनेसिस गर्भाधान से लड़ूं, है ना? मैं अभी भी ये कर सकता हूं, हालांकि आपकी कठपुतली के रूप में नहीं। बातचीत, सुशिन ने कहा। तुम बातचीत करना चाहते हो? ठीक है, तो मेरी बेटी को नीचे रख दो। यदि आप ऐसा करते हैं तो शायद हम बात कर सकते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते तो आप जानते हैं कि इसके परिणाम क्या होंगे। मुझे धन की मत दो, छोटू ने कहा। मुझे आपकी बेटी को एक शर्त पर जाने देने में खुशी होगी। मुझे मेरी महात्मा जेड वापस दे दो। एक अदूषित शरीर के बिना आप इसके रहस्यों को नहीं खोल सकते, और वास्तव में यदि आप इसे खेती के लिए उपयोग करने का प्रयास करते हैं तो ये आपको सुखा लेगा। मैंने 1000 वर्षों से इसका अध्ययन किया और मैं आपको बता सकता हूं कि ये एक जटिल बात है। तो आपके पास तो ट्रू डेविल अनस्पॉइल्ड बाय मल्टीकैल्स एंड ट्रिबुलेशंस बॉडी है और परगमेंट स्क्रॉल।
उसने महात्मा जेड निकाला। आपने शुरू से ही ऐसा क्यों नहीं कहा? आप स्पष्ट रूप से शुरू से ही बुरे इरादे रखते थे। अगर मेरे इरादे बुरे होते तो मैं आपको एक साधना विधि देता जो आपको जेड में खींच लेती और मार डालती, आपको बचाने का मौका भी नहीं देती। आप कितने दयालु हैं, सुशिन ने गुस्से से उत्तर दिया। इसका दयालुता से कोई लेना देना नहीं है। यदि आप मर जाते हैं तो मैं जेनेसिस गर्भाधान से कैसे निपट सकता हूँ या लीग लॉर्ड कैसे बन सकता हूँ? देखिए, हमारे हित अभी भी संरेखित हैं, इसलिए शांत हो जाओ। ऐसा नहीं है कि मैंने आपका दुश्मन बनने के लिए कुछ किया है। स्पष्ट रूप से आप बातचीत करना चाहते हैं, इसलिए बस हमें ये बताओ कि आप क्या चाहते हैं। म्यू रेनवांग ने झाड़ियों के आसपास घूमने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले मुझे अपनी महात्मा जेड चाहिए। दूसरा, मैं एक वास्तविक साझेदारी चाहता हूँ, कठपुतली व्यवस्था नहीं। तीसरा, आपको मेरे संप्रदाय के लिए कुछ भी करने की अनुमति नहीं है। हम एक साथ आगे बढ़ेंगे और पीछे हटेंगे, पारस्परिक रूप से किसी भी चोट का सामना करेंगे, और जो कोई इस समझौते का उल्लंघन करेगा वो तलवार से मरेगा। मनुष्य और देवता समान रूप से इस शपथ की गवाही दें। ठीक है, छोटू सहमत हुआ। आगे बढ़ो और एक साथ पीछे हटो, पारस्परिक रूप से किसी भी चोट का सामना करो, और जो कोई इस समझौते का उल्लंघन करेगा वो तलवार से मरेगा। महात्मा जेड ले लो, म्यू रेनवांग ने कहा। इसे अविश्वसनीय गति से उड़ता हुआ भेज दिया। हालांकि जैसे ही ये छोटू के पास पहुंचा, इसे एक बुलबुले में पकड़ लिया गया और उसके बैग में चूस लिया गया। म्यू रेनवांग और सुशिन ने आश्चर्य की एक और नज़र डाली। उन्होंने पहले मान लिया था कि जब छोटू महात्मा जेड को पकड़ेगा तो वो कुछ कमजोरी दिखाएगा और वे उस समय उस पर हमला कर सकते हैं। इसके बजाय उन्होंने ऐसा कोई ओपनिंग नहीं छोड़ा। अविश्वसनीय, छोटू ने कहा। आप दोनों ने अभी शपथ ली और तुरंत उन्हें तोड़ने के लिए तैयार हो गए। आपने जेड को ऊर्जा कला से संलग्न किया है, जो मुझे बुरी तरह से चोट पहुंचाती यदि मैं इसे अपने हाथ से पकड़ लिया होता। आप दोनों स्पष्ट रूप से कपटी हैं। अगर मैं आपकी जगह होता तो देखता, जो शपथ आपने ली है वो बहुत जल्द सच हो सकती है। ये सिर्फ तुम्हारी ताकत की परीक्षा थी, म्यू रेनवांग ने खारिज करते हुए कहा। जाहिर है कि तुम वास्तव में लीग लॉर्ड बनने के लिए पर्याप्त मजबूत हो। तुम्हारी जेड तुम्हारे पास है, अब हमारी बेटी को जाने दो। बेशक, मैं बस दिखावा करूंगा कि मैंने अभी आपकी वो छोटी सी गंदी चाल नहीं देखी है। छोटू ने म्यू येक्सी को बाहर धकेल दिया और पलक झपकते ही शाही जोड़े ने हमला कर दिया। हमला हुआ और छोटू में विस्फोट हो गया, लेकिन ये सिर्फ एक पावर डबल था। उसका असली स्व कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। हंसी सुनाई दी। मैं अब अपनी गड़गड़ाहट के साथ बाहर हूं। यदि तुम मुझे मारना चाहते हो तो आओ और मुझे ले आओ, लेकिन अगर आप एक साथ काम करना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप अपनी उन शपथों पर विचार करें। आप एक भयानक अंत को पूरा नहीं करना चाहते हैं, और जब आप देखेंगे कि मैं भगवान के घर और उत्पत्ति अभयारण्य से निपटने में आपकी मदद कैसे करता हूं, तो आपको एहसास होगा कि मैं वास्तव में कितना शक्तिशाली हूं। किसने सोचा होगा कि हम पूरे दिन गीज का शिकार करेंगे, एक को पकड़ लेंगे और फिर उससे अंधे हो जाएंगे। म्यू रेनवांग और सुशिन दोनों बिल्कुल गुस्से में थे, फिर भी उनके पास अपना गुस्सा निकालने का कोई तरीका नहीं था। स्मैक! म्यू रेनवांग ने अचानक म्यू येक्सी को चेहरे के किनारे पर थप्पड़ मार दिया। उसने पीछे मुड़कर उसकी ओर देखा, स्तब्ध रह गई, क्योंकि उसका चेहरा लाल और सूज गया। वो सुंदर और प्रसिद्ध जूनियर साम्राज्ञी थीं, जिन्हें अपने जीवन में कभी किसी अन्य व्यक्ति ने नहीं मारा था। उसके पिता द्वारा थप्पड़ मारना उसके लिए लगभग बहुत अधिक था। तुम क्या कर रहे हो म्यू रेनवांग? सुशिन गुस्से से चिल्लाया। तुम इतने बेकार हो कि तुम उस बव्वा के बारे में कुछ नहीं कर सकते तो तुम इसे अपनी बेटी पर निकाल देते हो। वो कैसे देख सकती थी कि वो वास्तव में क्या था? उसने हमारी नाक के नीचे से उन 18 ईश्वरीय बीजों को चुरा लिया। उसने हमें मूर्ख बनाया। हमारी बेटी संभवतः क्या कर सकती थी? म्यू रेनवांग ने गुस्से से सूंघा। अगर उसने उसे भर्ती करने की कोशिश नहीं की होती तो उसे ये सब करने का मौका कभी नहीं मिलता। हम उसे जल्दी मार सकते थे, लेकिन इसके बजाय हम पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? बास्टर्ड सीक्लिफ से निपटने में असमर्थ होने के लिए हमारे लिए चेहरे का कोई नुकसान नहीं है, जो बेहद शक्तिशाली हाउस ऑफ गॉड बास्टर्ड्स द्वारा समर्थित है। लेकिन ये बव्वा छोटू कोई नहीं है। अगर ये खबर निकल जाए कि उसने हमें धोखा दिया है तो हम अपनी प्रतिष्ठा कैसे बनाए रखेंगे? मैं वास्तव में चिंतित नहीं हूं, सुशिन ने अपनी बेटी को गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा। उत्पत्ति गर्भारण्य को हमसे भी बुरी तरह से बर्बाद किया गया है। बच्चा चालाक, मजबूत और वास्तव में उसके पास असंख्य दुनिया सम्राट चार्ट है जब भी वो चाहता है। उसने हम सभी को मूर्ख बनाया। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सुनिश्चित करना कि उत्पत्ति अभयारण्य और भगवान के घर के छोटू को बाहर निकालने की कोशिश करें। इस बिंदु पर म्यू रेनवांग आखिरकार शांत होने लगा था। अभी के लिए हमें बव्वा और उसके संप्रदाय को इधर उधर रहने देना होगा। जब वो उत्पत्ति गर्भारण्य को कब्जा करने की कोशिश करेगा तो वो निश्चित रूप से मारा जाएगा।
मम्मी पापा, विल मैनिफेस्टेशन हेवन संप्रदाय को सफाया करना कठिन नहीं होगा, लेकिन पहले हमें ये पता लगाना होगा कि उस गड़गड़ाहट से कैसे निपटा जाए। जब तक उनके पास वो चीज़ है, हम उन्हें छू नहीं पाएंगे। इससे बुरी बात यह है कि छोटू ने यह पता लगा लिया है कि जानवर की कुछ क्षमताओं को कैसे दोहराया जा सकता है। अभी के लिए मुझे लगता है कि हमें झूठा चेहरा रखकर उत्पत्ति गर्भारण्य, भगवान के घर के और जो भी अन्य शक्तिशाली दुश्मन हैं उनसे निपटने के लिए छोटू का उपयोग करना होगा। पिताजी, आपने मुझे डांटना सही किया था। मैंने उसके विश्वासघात से निपटने के लिए उचित सावधानी नहीं बरती। मुझे लगा कि वो एक जार में कछुए से ज़्यादा कुछ नहीं है और इस तरह मेरे गार्ड को नीचे जाने दिया। मैं कभी अनुमान कैसे लगा सकता था कि उसके साधना के आधार इतना मजबूत होगा। अभी मुझे अच्छे कर्मों को करके अपने अपराध का प्रायश्चित करने की आवश्यकता है। मैं छोटू को अपने अच्छे इरादों के बारे में समझाने की पूरी कोशिश करूंगा और उम्मीद करूंगा कि वो वापस हमारे पक्ष में आ जाएगा। बहुत बढ़िया, म्यू रेनवोंग ने कहा। ऐसा लग रहा था कि वो अब बिल्कुल नाराज नहीं था। ये देखते हुए कि आप क्या करने में सक्षम हैं, मुझे यकीन है कि आप इसे सुंदर रूप से खींच पाएंगे। बच्चे को फिर से हमारे पक्ष में फुसलाएं, फिर उसे उत्पत्ति गर्भारण्य के साथ जीवन या मृत्यु के संघर्ष में डाल दें। फिर जब वो अंततः लीग लॉर्ड होगा तो उसे निश्चित रूप से हमारे समर्थन की आवश्यकता होगी। तुम्हें विल मैनिफेस्टेशन हेवन संप्रदाय के लोगों के साथ भी कुछ समय बिताना होगा बेटी, सुशिन ने कहा। देखो कि क्या तुम ये पता लगा सकती हो कि वास्तव में वो गड़गड़ाहट क्या है और वो कहाँ से है। सिर हिलाते हुए म्यू येक्सी चला गया। उसके जाने के बाद सुशिन ने ठंड से सूंघा। अगर तुमने कभी भी हमारी बेटी पर हाथ डाला म्यू रेनवोंग, तो मैं तुम्हें बहुत दुखी कर दूंगा। मुझे पता है, मैं बस उस समय की गर्मी में गुस्से में था। जरा उन 18 उत्तराधिकारियों को मारने के लिए किए गए सारे काम और प्रयास के बारे में सोचो। फिर हमने ईश्वर शक्ति के बीजों से दुर्भाग्य को साफ करने के लिए बहुत मेहनत की, उन्हें उनकी मूल स्थिति में लौटा दिया। हमने सारा काम किया, लेकिन उसने सारे लाभ प्राप्त किए। हम ऐसे अपमान को कैसे स्वीकार कर सकते हैं? तुम सही कह रहे हो, धिक्कार है। सुशिन इतनी गुस्से में थी कि उसे लगा कि वो तुरंत बाहर निकलकर छोटू को मार डालना चाहती है। लेकिन ठीक है, उसके लिए उन सभी बीजों को आत्मसात करना आसान नहीं होगा। मैं ये मानने से इनकार करता हूं कि वो इतना मजबूत है। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वो बिना विस्फोट के उन सभी को संभाल ले। दुर्भाग्य से उन दोनों ने चाहे कितना भी शाप दिया हो, उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। वो जानते थे कि केवल देवता ही असंख्य दुनिया सम्राट चार्ट में जोर से सेंध लगा सकते हैं, इसलिए उस चार्ट के साथ छोटू को वास्तव में कभी चोट नहीं पहुंचाई जा सकती थी। इसी बीच छोटू असंख्य दुनिया सम्राट चार्ट में प्रकट हुए। पत्थर के बादल उनके सर के ऊपर मंडरा रहे थे और उनके छिद्रों से वो निकल रहा था जो पत्थर की सार शक्ति जैसा लग रहा था। जो ताकतें फैल रही थी वो इतनी विशाल थी कि ऐसा लग रहा था कि उसके लिए भयभीत होने से बचना असंभव होगा। यहाँ तक कि आसपास के असंख्य दुनिया सम्राट चार्ट में से कुछ भी पत्थर में बदल रहे थे। अमर घातक क्लोन ने अपनी आंखें खोली जहां से वो पालथी मारकर बैठा था और जल्दी से ऊपर के दैविकत्व सितारों को बुलाया। उस दैविकत्व के साथ वो छोटू को ठीक करने और चार्ट को मरम्मत करने में कामयाब रहा। तो उसने ये किया, उसने सोचा और मुस्कुराया। वो एक बहुत खतरनाक स्थिति थी और वो लगभग मारा गया था। दो मध्यम भयानक विरोधी, यहाँ तक कि मैं भी विरोधियों को इस तरह से नहीं संभाल सकता था। मुझे उम्मीद है कि उन्हें बहुत फायदा हुआ होगा। मुझे आश्चर्य है कि उनका ज्ञान कितनी दूर तक गया था। 18 गॉड पावर बीज शक्ति की एक विशाल मात्रा है, निश्चित रूप से एक मध्यम भयानक विशेषज्ञ को भी डराने के लिए पर्याप्त है। वास्तव में इसीलिए म्यू रेनवोंग और सुशिन ने उनका उपयोग करने का हिम्मत नहीं किया। छोटू या तो सफल होगा या मर जाएगा। मुझे केवल ये विश्वास हो सकता है कि वो इसे खींच लेगा। उसने कोई सहायता उपलब्ध नहीं की। ऐसे में छोटू को अपने दम पर जीत हासिल करनी पड़ी। छोटू से बिजली का विस्फोट होता रहा, जिससे उसके आसपास का पूरा क्षेत्र पत्थर के साम्राज्य में बदल गया। असंख्य दुनिया सम्राट चार्ट इस प्रसार को रोकने में सक्षम था, लेकिन अब यह स्पष्ट था कि यदि ग्रेट नेक्रोपोलिस अपनी पूरी शक्ति को उजागर कर दे तो ये निश्चित रूप से चार्ट को नुकसान पहुंचा सकता है। आखिरकार अगर कुछ छोटे बीज जितना नुकसान पहुंचा सकते हैं तो पूरा कब्रिस्तान कितना नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन चार्ट इतना शक्तिशाली था कि इस पत्थर के साम्राज्य को दूर रखा जा सके। गड़गड़ाहट। छोटू इसके बीच में बैठा था। बहुत कुछ पत्थर की मूर्ति की तरह दिख रहा था। हालांकि वो अभी भी हरकत कर सकता था और वो ऊपर पत्थर के बादलों को विभाजित करने के लिए भी पहुंचा, जो ये दर्शाता था कि वो कितनी अदम्य इच्छा शक्ति और दृढ़ता को बनाए रख रहा था। फिर उसने अपने आसपास के पत्थर के साम्राज्य में चैनल खोलना शुरू कर दिया, ग्रेट नेक्रोपोलिस की इच्छा को नष्ट कर दिया और खुद को समुद्र में ड्रैगन या आकाश में उड़ते हुए फीनिक्स के रूप में स्वतंत्र बना दिया। उसने अपना सिर पीछे फेंका और 3 लोकों और 6 दावों को हिलाते हुए चिल्लाया। उससे ऊर्जा की अनगिनत धाराएं फूट पड़ी, साथ ही ईश्वर शक्ति की 3 विशाल किरणें भी निकली। एक विशाल शिलाखंड ढीला हो गया और अमर घातक क्लोन की ओर उड़ा, जिसने तुरंत इसे रोकने के लिए हथेली मारी।
लेकिन जब उसकी हथेली पत्थर से टकराई तो उसकी सतह पर कुछ दरारें निकलने के अलावा कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा उसकी ऊर्जा भी क्लोन को घेरने के लिए चट्टान से बहने लगी, जो तुरंत डरने लगी। क्लोन जल्दी से आश्चर्य भरे भाव से पीछे हट गया। उसकी हथेली एकमात्र चट्टान को तोड़ने में असमर्थ थी। वो चट्टान कितनी मजबूत थी, वो इतनी मजबूत कैसे हो सकती थी कि उसे डराने की धमकी देने लगे। एक देवता के इंजन के रॉयल हेवन प्री बिगिनिंग प्रणालियों को जल्दी से आकर्षित किया। उन्होंने उनका उपयोग चट्टान पर हमला करने के लिए किया, जो वाष्पित होने लगी। गड़गड़ाहट। छोटू गॉड मैमथ के राजा की तरह दिख रहा था, जैसे कि उसने पत्थर के टुकड़ों को हर दिशा में उड़ा दिया, जैसे कि उसके आसपास का साम्राज्य नष्ट हो गया था। इस बिंदु पर अमर घातक क्लोन ने छोटू के मानसिक पैमाने की जांच की। जैसा कि अपेक्षित था, वो विस्फोटक गति से बढ़ रहा था। 35 से 40 हो गया, फिर 50, 60, 70, 80, 90। तब वो धीमा होने लगा। बेशक ये छोटू के लिए स्वर्ग को हिलाने वाला, पृथ्वी को हिलाने वाला परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है। अचानक इच्छा की एक भयानक अभिव्यक्ति, जिसे असंख्य दुनिया सम्राट चार्ट भी गॉड की दुनिया से बाहर नहीं रोक सकता था, सीधे छोटू की नवजात दैविकत्व की ओर बढ़ रही थी। पलक झपकते ही ये पत्थर के साम्राज्य के बीच में था, जहां अनगिनत कलेश लावा की बारिश की तरह उतरने लगे थे, जिससे आसपास की चट्टान जल्दी पिघलने लगी थी। यह है स्वर्ग के पार से गॉड क्लेश। क्लोन अचानक हंसने लगा। तो छोटू वास्तव में भयानक स्तर पर कदम रख रहा है। मुझे आश्चर्य है कि वो कैसा होने वाला है। मुझे संदेह है कि कोई भी उसके रास्ते में आ पाएगा। मध्यम भयानक विशेषज्ञ भी उसे नहीं रोक पाएंगे। यहां तक कि बास्टर्ड सीक्लिफ भी टुकड़ों में कट जाएगा। अप्रत्याशित रूप से छोटू ने भयानक स्तर पर पहुंचकर क्लेश को उकसाया था, और ये उस समय कोई सामान्य क्लेश नहीं था, बल्कि ईश्वर का क्लेश था। छोटू जोर जोर से हंसने लगा, जैसे कि उससे शक्तिशाली उतार चढ़ाव फूट पड़े। उसने अपनी बाहें लहराईं और पत्थर के साम्राज्य के सभी अवशेष अस्तित्व से मिट गए। अब छोटू के चारों ओर ऐसा तूफान फैल रहा था जो किसी भी भयानक विशेषज्ञ को टुकड़े टुकड़े कर सकता था। अमर घातक क्लोन पूरे असंख्य दुनिया सम्राट चार्ट को मानसिक तूफान से कांपते हुए महसूस कर सकता था, और ये समझ सकता था कि छोटू पहले से ही देवताओं की प्राचीन सड़क पर चलने और मरने के डर के बिना गॉड की दुनिया में कदम रख सकता है।